कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने अमरीकी दौरे में इमरान सरकार की दुखती रग पर फिर हाथ रख दिया है। बाइडेन इंतजामिया के इमरान सरकार के साथ ताल्लुकात बहुत सर्द हैं। अमरीकी दौरा तो दरकिनार, वजीर आजम इमरान खान को सदर बाइडेन ने 8 माह में फोन कॉल तक नहीं की। इमरान खान और उनके वज़रा इसकी शिकायत करते रहते हैं। बाइडेन इंतजामिया का इमरान सरकार से मसला क्या है? मुईद यूसुफ और DGISI फैज हमीद के अमरीकी दौरे का मकसद क्या था और क्या बर्फ पिघली? पाकिस्तान अमरीकी कैंप में रहेगा या अमरीका मुखालिफ कैंप में? सवाल तो मुल्की सियासत के बारे में भी बहुत हैं, लेकिन वो हम पूछेंगे वजीर इत्तला फवाद चौधरी से कुछ देर बाद। अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे सामने मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, मुल्की हालात का मद्देनज़र तो मामूल की बात है, लेकिन अफ़गान मसले को लेकर पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त जो अहमियत इख्तियार कर चुके हैं वो एक टर्निंग पॉइंट करार दिया जा रहा है। तो बहुत से सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमने दावत दी है। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, कैसे मिजाज हैं? बड़ी मेहरबानी जी। बड़े मसरूफ़ रहते हैं आप। वेलकम बैक। हाँ, थैंक यू। आप बड़े मसरूफ़ रहते हैं। बस लगे हुए जी, नौकरी ऐसी है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये बताइए चौधरी साहब कि अमेरिका पाकिस्तान के तल्लुकात के ऊपर मैंने 1-2 सवाल रखे हुए हैं। मैं देख रहा था कि अभी जो हाल ही में DGISI और NSA हमारे गए थे वाशिंगटन, वहाँ से जब मुईद यूसुफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या एक इंटरव्यू दी, उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। उसकी वजाहत अगर हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। पहला सवाल तो मेरा ये था कि वो कह रहे हैं कि हमने कुछ टेक्निकल बातें वहाँ की हैं, तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि अमेरिकन मीडिया के अंदर ये बातें लीक हो जाएंगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या हमारी चिड़िया ही खबर ले आएगी। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप ही हमें कुछ इशारा कर दें कि किस किस्म की टेक्निकल बातें डिस्कशन में आई हैं। नहीं, देखिए जी, मेरी चूंकि मुईद यूसुफ साहब अभी अमेरिका ही हैं और कल वापस आ रहे हैं, तो अभी मेरी उनसे डिटेल बात हुई नहीं है कि टेक्निकल बातें क्या हैं या ओवरऑल बाकी उनकी गुफ्तगू क्या रही है। कुछ बातें हैं जिसके ऊपर मतलब फ़ोन पे मेरी उनके ऊपर बात हुई है, लेकिन अभी जब वो वापस आते हैं तो ये जो टेक्निकल बातें हैं या कुछ और है, ये मैं आपके सामने उनको ले आऊँगा, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अच्छा, चले, आपने नहीं कुछ इसके ऊपर कमेंट करना, ओके। मगर फिर मुझे हैरानगी हुई एक बात की कि एक इंटरव्यू उन्होंने एक कनेडियन जर्नलिस्ट को दी, जिसके अंदर उन्होंने खुद ही एक ये इशू ऑफ बाइडेन की फ़ोन कॉल का इशू खुद ही खड़ा कर दिया। और मैं हैरान था कि अमेरिका की तरफ से तो कोई इस किस्म की बात उधर से नहीं आ रही, और जब ये इन्होंने खुद ही ये बात कह दी कि जी फ़ोन नहीं आया, ये नहीं हुआ, और हमारे पास और भी बड़े ऑप्शंस हैं, अगर एंगेज करना है तो ये है और वो है, और उधर से स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात आ रही है कि जी 70 लोग और हैं, लीडर्स हैं, हम जब वक्त आएगा तो बात कर लेंगे, इतनी भी कोई अर्जेंसी नहीं है। तो कि यहाँ क्यों इतनी परेशानी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी खान साहब के साथ बात नहीं की? नहीं, परेशानी की बात नहीं है ना जैसा, पर फ़ोन कॉल को भी ज़ाहिर है कोई इतना इशू नहीं है। फ़ोन कॉल तो एक इस्तारा है ना, एक सिंबलिज्म है कि आप जब इतना बड़ा फैसला अगर अफगानिस्तान से डिपार्चर का ले रहे हैं और पाकिस्तान की प्लेसमेंट आपके नज़दीक कहाँ है, सो जो तनकीद है, और ये बाइडेन साहब के ऊपर ये तनकीद पाकिस्तान से नहीं खुद अमेरिका से भी हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के रोल को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया इस रीजन में जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। ये तो आपने देखा खुद अमेरिका में भी उनके ऊपर तनकीद है। मगर चौधरी साहब, ये बताएं कि आप लोगों ने क्या असेसमेंट की है, क्या प्रॉब्लम है बाइडेन का विद पाकिस्तान? नहीं, उनका बाइडेन साहब का मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें, गौर करें तो जो सबसे करीबी लोग अमेरिका के समझे जाते हैं, अहमद करज़ई और अशरफ गनी जो काबुल में है, उनकी भी आप परसों की उठा के देख लें जो उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की, और उससे पहले करज़ई साहब ने जो बात की। सो प्रॉब्लम इस वक्त इस रीजन का ये है, और ये इसमें मैं समझता हूँ कि सारी ही रीजन ऑलमोस्ट जो है वो हम आवाज़ है, और वो ये है कि अमेरिका ने यहाँ से निकलते हुए तकरीबन वही किरदार अदा किया जो 1988 में किया था, और जो उनको एक जिम्मेदाराना किरदार रोल लेना चाहिए था
रीजनल ताकतों को साथ रखते हुए उस तरीके से उन्होंने उजलत में फैसला किया। दे वर लाइक इन टू मच हरी कि चौधरी ये साहब, यहाँ से आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मगर आप तो बड़े ख्याल से लफ्ज़ चुन रहे हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ी सख्त एक तो बातें की हैं अगेंस्ट अमेरिका अभी रिसेंटली, तो मतलब है कि ये तो नहीं है कि उसकी वजह से कोई वहाँ भी कोई तलखी हो गई हो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत ही एक जबरदस्त लाइन कही है। अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के और अमेरिका के मफादात एक हैं। उन्होंने कहा है कि वी शेयर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, और हमारा जो है वो सेम है वहाँ पर हमारी जो इंटरेस्ट है। ये तो बहुत बड़ी उनकी पॉलिसी लाइन थी। सो हम ये चाहते हैं, और अमेरिका को देखें, हमने तो मदद की है हर जगह के ऊपर। हमने तालिबान को और अमेरिका को बैठाया, जो कल अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने खुद ये बात कही। मगर चौधरी साहब, अगर हमने इतना कुछ किया है तो क्यों नहीं अप्रिसिएशन हो रही दूसरी तरफ से? कुछ ज़रूर कोई मसला तो होगा ना। देखिए, अब ये तो मैंने जिस तरह किया कि अमेरिका के जो इस रीजन में किरदार है उसको लेके सिर्फ पाकिस्तान गिलामंद नहीं है। पूरे रीजन के जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, रूस है, चीन है, सभी समझते हैं कि अमेरिका को जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रीजनल प्लेयर्स के साथ लेके रखना चाहिए था। शायद उस तरह का रोल अमेरिका ने नहीं रखा, और अब भी हम तो समझते हैं कि हमें अमेरिका के साथ मिलकर चलना होगा, और अमेरिका की और बाकी जो ताकतें हैं उनको मिलकर एक सोल्यूशन निकालना होगा। तो आप कह रहे हैं कि आपकी एटलीस्ट टेलीफोन के ऊपर तो बात हुई है मोहित यूसुफ से, तो कुछ आइडिया तो आपको हो गया होगा कि क्या अच्छे टॉक्स जो हुई हैं, कंस्ट्रक्टिव हुई हैं, बात आगे बढ़ रही है, या अभी भी कुछ कोल्ड स्टोरेज में ही है? नहीं, अमेरिका में जाने वाले सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, और वो बड़े दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी होपफुल, और उनको लगता है कि वो अपना नुक्ता नज़र अमेरिका के जो रेलिवेंट लोग हैं उनके सामने रखने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले भी वैसे अगर आप देखें, अभी तो कल भी जो अमेरिका में जो स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेटमेंट आई, लेकिन उससे पहले जो ज़ालिम खलीलजाद हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के रोल को तो अप्रिशिएट किया है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो एग्जिट स्ट्रेटजी है इसमें हमें और अमेरिका को, पाकिस्तान को, रीजनल प्लेयर्स को इकट्ठा काम करने की जरूरत है, और अगर हम इकट्ठा काम नहीं करेंगे तो ये जितना पेचीदा मसला है ये मसाइल खड़े करेगा। चौधरी साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो टेक्निकल बातें हो रही हैं इनका ताल्लुक अमेरिकन कोई फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं यहाँ। हमारी तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह ही दिया जब सवाल पूछा कि कोई बेस वेस मांग रहे हैं या आप देने का सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका वाले कहते हैं हमने तो मांगा ही नहीं बेस। तो अगर बेस नहीं मांग रहे और हम कहते हैं हम नहीं देने के लिए तैयार भी नहीं हैं, और वो कहते हैं हम मांग भी नहीं रहे हैं, तो फिर वो टेक्निकली क्या मांग रहे हैं? आर दे सीकिंग ओवरफ्लाइट राइट्स, या इस किस्म की कुछ फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, एयर कॉरिडोर्स मांग रहे हैं? देखिए नजम साहब, ये जो बेसिस की बात है ये शुरू हुई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें जो पेंटागन के डिप्टी हेड थे उन्होंने सेनेट की, जो अमेरिका सेनेट की कमेटी में एक स्टेटमेंट दी कि हम बेसिस के लिए बात कर रहे हैं पाकिस्तान समेत बाकी मुल्कों से, ये उन्होंने बयान दिया। उसके बाद HBO का इंटरव्यू था पीएम साहब का, उसमें उन्होंने उसी रेफरेंस में पीएम से पूछा कि आप बेसिस देंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तो बैकग्राउंड था बेसिस की जो स्टेटमेंट है उसका। अब दूसरी जो पीएम साहब ने उस दिन अफगानिस्तान का जो मीडिया आया हुआ था उनसे उन्होंने भी दोबारा यही सवाल किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ये कहा कि मुझे आप ये बताइए कि अमेरिका पाकिस्तान में बेसिस लेके क्या अचीव करेगा जो 20 साल अफगानिस्तान में रह के वो अचीव नहीं कर सका, तो उसका क्या मकासद क्या होंगे, उससे क्या उनको फायदा होगा। तो इसलिए ये जो फैसिलिटीज वाली बात है ना, ये भी आप इसी तनाजुर में देखें कि अमेरिका 20 साल वहां रह गया, उन्होंने वहां से उनको कुछ नहीं मिल सका, तो अब हम क्यों उन्हें फैसिलिटेट करेंगे जिससे उनको मिल जाएगा। नहीं, वो देखिए चौधरी साहब, वो जो स्पेकुलेशन हो रही है वो ये हो रही है कि अमेरिका ने, बाइडन ने अभी $3.2 बिलियन बजट बनाया है टू गिव टू द अफगान गवर्नमेंट। अगर ये 3.2 बिलियन डॉलर्स देने हैं तो विड्रॉल तो ना हुई, रीओरिएंटेशन हुई, या अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर रहे हैं, तो पैसे तो देंगे उसको गनी गवर्नमेंट को। तो अब वो आपसे क्या मांग रहे हैं? मतलब है कि एक तो ये मांग सकते हैं कि जी तालिबान को समझाएं वगैरह, वो तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, वो कोई नई बात तो है नहीं, वो तो 100 मीटिंग्स हो चुकी हैं उसके ऊपर। उसके लिए वाशिंगटन जाने का क्या फ़ायदा था? अब अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पेंटागन में ये बात चल रही है
कि जी हमें एयर सपोर्ट देना पड़ेगी अफ़गान एयरफोर्स को अगर तालिबान ज़्यादा हावी हो गए तो, और उसके लिए फिर हमें पाकिस्तान से कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी लाइक एयर कॉरिडोर्स। अगर मिसाइल्स ने जाना है या एयरक्राफ्ट ने जाना है पाकिस्तानी एयर कॉरिडोर से ऊपर से, तो कुछ ना कुछ तो फिर बात करनी पड़ेगी ना। तो इसके ऊपर भी तो बात चल रही है, और ये अभी आज नहीं कल ये बात आ जाएगी, किसी सेनेट हेयरिंग में ये बात आ जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है तो हमें कॉन्फिडेंस में लें। देखिए नजम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी वजह मैं आपको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयान को रेफर करना चाहूंगा। यही काम अगर अमेरिका ने वहां बमबारी ही करनी थी तो 20 साल वहां पे थे, बमबारी करते रहते, 5 साल और रह जाते, बमबारी करते रहते। मसला ये नहीं है, अफगानिस्तान इस तरह सेटल नहीं होगा। अफगानिस्तान की सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त गनी गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सके। तालिबान इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सके। आप ये बार बार ना कहें कि अमेरिका हमसे क्या डिमांड कर रहा है, आप हमसे कहें कि आप अमेरिका से क्या डिमांड कर रहे हैं। अच्छा आप बता दें क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हम ऐसे कह रहे हैं कि देखिए, पहले आपने जब तालिबान के साथ बातचीत शुरू हुई तो आपने रीजनल जो पावर्स हैं उनको अहमियत देने के बजाय आपने डायरेक्टली गुफ्तगू शुरू कर दी। जब आपने डायरेक्टली गुफ्तगू शुरू कर दी तो उन्होंने हमारे असर में क्या आना था, तो फिर आपकी बात और उनकी बात हो गई। अब भी अगर आप चाहते हैं कि इसको मसले को हल करें तो पाकिस्तान का, अमेरिका का, जो आपने 3+ का जो अभी दोहा में प्रोसेस भी शुरू हो रहा है, हम कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए जिसमें तालिबान भी हो, जिसमें बाकी ग्रुप भी हो, जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इनको इकट्ठा करने के लिए अमेरिका को भी रोल अदा करना पड़ेगा, हमें भी रोल अदा करना पड़ेगा, और जो रीजनल पावर्स हैं उनको भी रोल अदा करना पड़ेगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को बेस कैंप बना लिया है पाकिस्तान में टेररिज्म का, उसको ख़त्म करना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हम वेस्ट में सारी, हमारा जो अभी आप देखिए सारा टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है ये रॉ स्पॉन्सर्ड है, BLA की तहरीक रॉ स्पॉन्सर्ड है और सारी की सारी अफगानिस्तान से आती है, तो इसके लिए उनको इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चॉय साहब ज़रा बात कर लेते हैं जो सैकिंग हुई है हमारे जनरल साहब की, सलीम बाजवा साहब की। तो बात ये कि इसके बारे में पहले कोई बातचीत भी नहीं हुई। 2 दिन पहले जनरल साहब की मुलाकात हुई हमारे एक दोस्त के साथ, तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं था कि हवा में ऐसी कोई फैसले घूम रहे हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि उनके साथ भी वही हाथ हुआ है जो कि असद उमर साद के साथ हो गया था, रातों रात फारग हो गए। नहीं, वो तो खैर आपका पुरानी उनके साथ दोस्ती है, तो आप उनको जो मर्जी कहें, आपका मोहब्बत का रिश्ता पुराना है उनके साथ, तो वो तो मैं नहीं कमेंट करूँगा। बट आई थिंक जनरल बाजवा जो थे, आसम बाजवा जो हैं, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। पहले ही पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने एक लंबा अरसा, तवील अरसा सर्व किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। फिर उन्होंने मीडिया में ISPR जैसे इदारे में उनकी कंट्रीब्यूशन रही बहुत बड़ी, और फिर उन्होंने CPAC में भी ज़बरदस्त काम किया, ज़बरदस्त। नहीं तो फिर वजह क्या हुई कि जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने मेरी बात नहीं हुई फ्रेंकली ना कि कैसे हुई, क्या हुआ, लेकिन इस तरह की चेंजेस आती रहती हैं खालिद साहब। हर बंदे का एक अपनी फेज़ होती है, उस फेज़ के बाद हो जाता है। अच्छा, मैं फिर 1-2 बातें आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे याद है कि जब बाजवा साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मीडिया पे बने तो उस वक्त शिबली फराज थे आपकी कुर्सी में, और मुझे इस बात का इल्म है फ्रॉम इनसाइड योर कैबिनेट सोर्सेस कि काफ़ी शिबली फराज साहब को ये बात पसंद नहीं आई थी और कुछ टर्फ वॉर्स भी हो रहे थे। और फिर मैंने ये भी सुना है, और अगेन आपको पता ही है मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ उससे वज़न तो होता ही है, तो ये भी सुना है कि असद उमर साहब और जनरल साहब के टर्फ वॉर्स भी चल रहे थे छोटे मोटे, और जाहिर है बिकॉज ही हैड टू रिपोर्ट टू असद उमर साहब एज हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। तो ये तो नहीं है कि इस किस्म की कोई बात हुई है और फिर सोचा ये कि ठीक है इनको फारग किया जाए। और ये भी सुनने में आया कि चाइनीज़ भी खुश नहीं थे उनके साथ, क्योंकि 3 साल से बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन होल्ड थे या कोल्ड फ्रीज़र में थे। देखिए जी, वो जो भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त CPAC के हैं, एक तो वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो अच्छा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर। और उसके साथ जो असद उमर साहब ने जो ट्वीट्स की हैं उनके जाने के ऊपर, और जिस तरह से उनको उन्होंने प्रेज़ किया है, वो खुद ही उनका जो रिलेशनशिप है असद उमर के साथ वो डिफ़ाइन करती है।
तो बाकी तो देखिए, जब भी कोई बंदा जाता है, स्पेकुलेशंस वगैरह होती हैं, फिर मीडिया ने भी कुछ ना कुछ तो चलाना ही होता है ना। अच्छा अच्छा, मसाले के बगैर तो मीडिया भी नहीं चलता, तो ठीक ठीक है, ठीक। चलता रहता है। चले ठीक है, ये आयशा आपसे एक सवाल पूछना चाह अस्सलाम रही है। वालेकुम चौधरी साहब, सैयद आयशा नाज, ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू ऐसा। अच्छा सर, मैं तो मुल्की सियासत के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ सिंध में ना, तो एतराज़ात बहुत उठे। वज़ीर आज़म ने भी उनको एड्रेस किया, आपने भी बात की उसके ऊपर कि ऐसे नहीं करना चाहिए था NCOC के फैसलों के अगेंस्ट। अब तलखी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि सईद गनी साहब ने कहा है कि 100 इमरान खान भी आ जाएं तो वो सिंध फतह नहीं कर सकते। अभी इमरान खान साहब का दौरा कराची कब तक एक्सपेक्टेड है, और क्या उसमें ये जो तलखी है वो कुछ कम होगी? लेकिन जी, ये तो एक पॉलिटिकल बात है ना। सईद गनी साहब तो 100 इमरान खान की तो जरूरत ही नहीं है ना, एक ही काफी है। वो तो इंशाल्लाह सिंध में, और सिंध में भी फ्रैंकली जो वैक्यूम है वो पीपल्स पार्टी का अपना क्रिएटेड है। अब जो पीपल्स पार्टी को हम जानते हैं, वो तो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर के नाम से थी। वो जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी थी। सो अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी पॉलिटिक्स में इतना खला है, इतना वैक्यूम है कि उसमें जो है वो उसको फिल करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक सिंध हुकूमत का कोरोना का ताल्लुक है, हम पूरी तरह उनके एफर्ट्स को हमने सपोर्ट किया है पहले भी। अब भी हम तो ये कह रहे हैं एसओपीज के ऊपर अमल करें। आप देखिए, पहले ही हम बता रहे थे कराची में एसओपीज पे अमल नहीं हो रहा या कोरोना बढ़ेगा, वहां पे कोरोना बढ़ा। ये तो एक साइंटिफिक एनसीओसी एवेल्युएशन करती है जो नॉन क्रिटिकल होती है, और उसी के ऊपर हम उनको कोशिश करते हैं वो बेहतर हो। बाकी पॉलिटिक्स तो चलते रहे। नहीं, नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है वज़ीर आज़म का विजिट कराची? वज़ीर आज़म साहब का दौरा इस वक्त फाइनलाइज हो रहा है इंशाल्लाह कराची का, वो जल्द कराची। चौधरी साहब, मुझे किसी ने एक मैसेज भेजी है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। साहब हैं, वो कह रहे हैं चौधरी साहब से पूछें कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करने के लिए जनूब से आए थे, तो अब इब्ने कासिम सिंध को फतह करने के लिए शमाल से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? शमाल से। नहीं, देखिए, सिंध को फतह करने की बात नहीं है। सिंध जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, सूबा सिंध के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर हो। अगर पीपल्स पार्टी 13 सालों में, बल्कि सॉरी 13 क्या, अब तो इतने उससे भी ज़्यादा 2 डेकेड्स हो गए, वो गवर्नेंस नहीं दे सकी, तो इसमें किसका कसूर है? तो चौधरी साहब ये बताएं, गवर्नेंस की तो बात ना ही करें तो बेहतर है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल आपको कहा है कि आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नेंस की बात ना करें। हाँ। और इनके और चौधरी साहब के तो मसले चलते ही रहते हैं, मगर बात मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे वो ये कि क्या कोई इरादे हैं गवर्नेंस रूल की तरफ जाने के या नहीं? वो नजम साहब, देखिए, ये सवाल तो वो करे जिसने 18वीं तरमीम नहीं पढ़ी। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर रूल में देखिए कोई वहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, जो सिंध हुकूमत को गवर्नेंस की तरफ ध्यान दिलाने का आर्टिकल 149, आर्टिकल 151, वो हम उनकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं। अच्छा, वो मतलब है जैसे कि जब मियाँ साहब आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने भी ध्यान दिलाया था इन्हीं आर्टिकल्स की तरफ, आपको याद होगा। जी जी। तो फिर आप भी वही सोच रहे हैं। अच्छा, चलो चौधरी साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। जी, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। जो बहुत सी बातें अनकही रह गई हैं, ये सवालों के जवाब हमने तलाशने हैं। फवाद चौधरी साहब ने जिनसे इज्तिनाब किया वो इनसे जानेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। कुछ बातें जो वो कहते कहते रुक गए फवाद चौधरी साहब। आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है ना, आप तो इस पर खुलकर बात कर सकते हैं, और आपने कहा भी है कि आपकी चिड़िया को खबरें भी हैं। ये मसला जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये एक फ़ोन कॉल ही है या एतमाद का काल जिसे फुकदान कहते हैं, वो है, क्या है? मेरा ख्याल है फ़ोन कॉल तो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। अच्छा। एक इशारा है। अच्छा। अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से हमें यहाँ तकलीफ़ हो रही है। हम जो मर्ज़ी कह रहे हैं, हकीकत यही है कि हमारी तवक्को थी कि जो नया प्रेसिडेंट जो आया वो हमारे से रब्ता में रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अपनी ताल्लुकात, मगर ऐसे हो नहीं रहा है। इसीलिए आन जान और बातें फिर से शुरू हुई हैं, और ये कुछ तलखियाँ हैं जो कि
मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई हैं। अनजान ये गए हैं पहले खुद वो या बुलाए गए हैं? सेक्रेटरी उनके और भी लोग यहाँ से होते, सेंटकॉम के कमांडर हो गए हैं यहाँ से जी। और ब्लिंकन के साथ भी पहले मुलाकात हुई है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जी। उनके साथ मोईद यूसुफ की उनके साथ भी हुई है, जेक सलिवन के साथ भी हुई, जो कि NSA हैं। सो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर बात नहीं हुई। और यहाँ कुछ फिक्र था कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे, हम इतने सेंट्रल प्लेयर हैं अफगान मसले में, और वो तस्लीम भी करता है अमेरिका, तो मसला क्या है? तो आज जो हमने पूछा फवाद चौधरी साहब से, उन्होंने कहा कि हमारे भी कोई डिमांड्स हैं, उनके तो पता नहीं होंगे, हमारे भी डिमांड्स हैं। तो उसमें जो उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा एक तो ये कि हम पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है कि भाई अगर हम सेंट्रल प्लेयर हैं तो फिर हमें बाईपास ना करो। आप जब बराह रास्त तालिबान से बात करते हैं तो हमें लूप में लेके आओ ना, हमारे ज़रिए बात करो। अगर हमें अहमियत नहीं दोगे तो फिर हम कैसे डिलीवरी दे सकते हैं? बिल्कुल। तो आप तो साइड पे शुरू हो जाते हैं, कभी इंडिया के इधर या कभी उधर। तो एक तो हमारी ये कंप्लेंट है, अगर हमने मेजर रोल अदा करना है तो हमें सामने लेके आए ना, लेट अस बी द लीड पार्टनर इन दिस। तो मगर जो उनके इश्यूज़ क्या हैं उसकी तरफ तो फवाद चौधरी साहब ने इशारा नहीं किया जी। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ फिर मुझे भी बताना पड़ेगा क्या है वो। ये जो फ़ोन कॉल नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? आएगी, पर अगर अभी नहीं आ रही, उन्होंने जो पैगाम देना था वो आपको दे दिया है। वो क्या है? हुआ ये है कि 20 जनवरी को दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। 20 जनवरी 2021 एक अमेरिका में हुई है और एक पाकिस्तान में हुई है। अच्छा, उधर तो आ गए वो जो बाइडन आ गए। हाँ, जो बाइडन की स्वेरिंग इन हुई 20 को, ऐसे ही है ना? ठीक है, हाँ जी। पाकिस्तान में 20 को एक और डेवलपमेंट हुई। अच्छा। पाकिस्तान ने 20 तारीख को, जैसे वो वहाँ स्वेरिंग इन हो रही थी जो बाइडन की, तो पाकिस्तान ने एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, टेस्ट फायर की इनटू अरेबियन सी। इस मिसाइल की खुसूसियत ये है कि कोई 3000 किलोमीटर तक ये जा सकती है जी। और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकती है। तो एक तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वहाँ जो ये पैगाम देना चाह रहे थे, जो सिग्नलिंग करना चाह रहे थे, पाकिस्तान का मकसद सिग्नल करना था। मिसाइल टेस्ट करना तो किसी वक्त हो सकती है ना, वो तो पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी। उस दिन इनका ये था इशारा कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया कर रहा है और अमेरिका को नोटिस करना चाहिए कि इस गड़बड़ की वजह से हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये था कि भाई जागिए अमेरिका, इंडिया को रोको, हम परेशान हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए हमने ये टेस्ट किए मिसाइल। ठीक है। वहाँ जो मैसेज गया वो बिल्कुल उल्टा गया। अच्छा। वो मैसेज उल्टा इसलिए गया, उन्होंने ये समझा कि ये हमें अब ठुठू दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम हैं, ठीक है, आप आ गए हैं मगर हम हैं। हाँ। और हमसे बात, हम मतलब चौधरी हैं हम, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये क्यों, उन्होंने ऐसे क्यों सोचा? अच्छा, इनका तो मकसद कुछ और था। उन्होंने ऐसे इसलिए सोचा क्योंकि जो बाइडन की अपनी एक तारीख है जी। वो तारीख क्या है? 2008 में जो बाइडन सेनेट के चेयरमैन थे, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने मिल के जॉन लूगर के साथ, जो कि वहाँ दूसरी पार्टी के, इन्होंने एक बिल पेश किया और पास करवाया, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान को $7.5 अरब अगले 5 साल में इमदाद देनी है। और ये पास हुआ, $7.5 बिलियन फॉर 5 ईयर्स। इसमें इसकी दो मेन पॉइंट्स थे। मिलिट्री एड को 300% बढ़ा दिया गया जी। कितना? 300% पाकिस्तान को मिलिट्री एड बढ़ा दिया गया। क्यों? कि आप टेररिज्म को फाइट करें। अच्छा, ये 2008 की बात है। उस वक्त शुरू हो गया था ना, 2009 में तो बहुत अरूज पे थे ना। तो इन्होंने ये कहा था कि कोalition सपोर्ट फंड्स, जी, कोalition सपोर्ट फंड, ठीक है। बाकी पैसा जो था उसमें से जो रह गया था, उन्होंने कहा था ये जमहूरी रिवाज और इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, ठीक है। क्योंकि बाइडन लिबरल है ऑब्वियसली, और वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और वो डेमोक्रेटिक एक एजेंडा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से बाइडन ने ये सब कुछ दिया था। अच्छा, अब बाइडन आता है प्रेसिडेंट, और आप एक ऐसा एक्ट करते हैं जिसके साथ ऐसे लगता है कि
यहाँ एक हाइब्रिड रेजीम चल रही है, और कोई ताकत का जमहूरियत तवाज़ुन चाहिए। पहले ही उनको पता है यहाँ जी। जो हाल है जमहूरियत का, जी और ऊपर से आप एक न्यूक्लियर पोटेंशियली न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल जो है वो आप टेस्ट कर रहे फायर हैं। कर लेते हैं। तो आप क्या बाइडन को इशारा कर रहे हैं? ठीक आपको है। एहसास नहीं है कि बाइडन जो है इसको मिसअंडरस्टैंड करेगा या इसको एक और तरीके से रीड करेगा? ठीक है, और वो कर लिया उन्होंने। उन्होंने कर लिया। ठीक है, वो नाराज हैं कि ये आपने हमारा इस्तकबाल ऐसे क्यों किया? क्यों किया? क्या फुलझड़ी छोड़ी आपने? आपने ये किया। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहां है से शुरू हुआ। और ये एक और- मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक है। है। दूसरा एक और चीज़, 8 दिन बाद 28 जनवरी को एक और डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो गई। वो क्या हुई? वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने शेख सईद या सईद शेख, वो जी, जो उमर सईद शेख जो जी। कि टेररिस्ट थे, जी जी, डैनियल पर्ल के पर्ल मर्डर में, में जी। जिनका नाम आता है, मुलव्वस हैं। ठीक है। कुछ बहुत अरसे से अमेरिका ये कह रहा था इनको कि इसको हमारे हवाले करें, हम अपने जुडिशियल सिस्टम में इसको ट्राई करें। ट्रायल करेंगे। वहाँ ठीक है। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी बनी हुई है अगेंस्ट शेख उमर, और वो डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ दिया, अच्छा, एक बेरी कर दिया ना बिल्कुल ऐसे। 28 जनवरी को, जी जी। तो जो मजमून निकले अमेरिका के अंदर, जो बाइडन की प्रेसिडेंट साहब की टेबल के ऊपर जाके रखे उनके एड्स ने, वो मैं आपको बताता हूँ। जी। उसमें ये लिखा था कि बाइडन अंग्रेजी का लफ्ज़, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज आउटरेज्ड बाय थर्सडेज डिसीजन बाय पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट टू एक्विट द ब्रिटिश नेशनल। मुश्तइल है, यानी गुस्सा है, गम गुस्सा है। बहुत गुस्सा है, गम तो नहीं, गुस्सा है। चलें, गुस्सा करिए। बाइडन गम। एडमिनिस्ट्रेशन में सख्त गुस्सा है, अच्छा आउटरेज्ड ठीक कि है। इसको क्यों छोड़ा गया। अच्छा। और प्रेस सेक्रेटरी उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले और इनको इंसाफ नहीं मिला, इसको हमारे हवाले करें, हम इसको यहाँ ट्राई करेंगे। अच्छा। और उन्होंने ये समझा कि ऑब्वियसली उन्होंने ये समझा कि ये अगेन एक मैसेज है एक मैसेज है कि हम आपकी नहीं मानते। हम आपकी नहीं मानते, हम अपना ही सब कुछ जी, करेंगे। हमारा सिस्टम है। और ये ठीक नहीं है पाकिस्तान। ठीक या नहीं ठीक की बात नहीं हो रही, बात हो रही है वो क्या सोच रहे हैं। उधर उनका मैसेज ये गया हाँ। कि हम जरा थोड़ा इन्होंने- बिगड़े हैं। हाँ, हम जब हम हैं तो बस ठीक है, फिर ऐसे ही है। ऐसे तो ऐसे तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी में जी। स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है ऑन द जुडिशरी इन पाकिस्तान, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। वो कहते हैं कि मिलिट्री जो है पाकिस्तान की वो जुडिशरी के ऊपर हावी है, और इसलिए जुडिशरी की कॉम्पिटेंस, फेयरनेस और रिलायबिलिटी जो है वो शक शबूत, उससे शक है हमें। अच्छा। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये करवाया गया, उससे उमर शेख को छुड़ाया गया। अच्छा, ये इशारा उस तरफ है। इस रिपोर्ट में। तो इसलिए वाशिंगटन के अंदर जो लिबरल्स हैं हाँ। और डेमोक्रेट्स जो हैं, ठीक है। वो ये इश्यूज लेके बैठे हुए हैं कि यहाँ एक हाइब्रिड रजीम चल रही है, हमारी बात नहीं सुनते, ऊपर से जमहूरियत जो है वो भी पिट रही है यहाँ, ऊपर से तालिबान के बारे में हमारी पूरी बात नहीं सुनते, ठीक है। फिर उमर शेख को छोड़ दिया है, फिर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर, और मैं वो प्रेसिडेंट हूँ जिसने इनके लिए इतना कुछ किया, और ये देखे मेरा कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं। ओहो, दिस इज़ द एंगर। ठीक है। और ये यकीन मैं कहूँ कि मेरा ख्याल है इनको पता है इस बात का, और ये नहीं कि सर मुझे पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे हाईएस्ट लेवल इन दी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात पता चली है, और इनको भी पता है। उन्होंने कहा, इनको भी हमने बताया कि ये आपने क्या किया है। अच्छा, तो इसलिए अब ये कुछ वक्त लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो बाइडन का फ़ोन आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा, ऐसी बात कितना नहीं। अरसा दे रहे हैं आप? मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर, उससे पहले ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये ठीक बात है। आगे बढ़ेगी अब। ठीक है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये दूर होंगी। चैनल्स यूज किए जा रहे हैं, चैनल्स यूज डिप्लोमेटिक किए जा चैनल्स। रहे हैं। अभी भी ये जो होके आए हैं, ठीक है। तसल्लियाँ दे के आए हैं वहाँ कि हमारा ये मकसद चलें। नहीं था, ये था, ये था। चले, आप ही की बात सुन के सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि 1 महीने के अंदर अंदर कॉल आ जाएगी। इस प्रेडिक्शन को देखते हैं, सामने रखते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शो में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहेंगे, और अब आप जो नजम सेठी साहब से जानना चाहेंगे, आपके मैसेजेस प्ले करेंगे और उनका जवाब नजम सेठी साहब देंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रवीश संधू है। सेठ साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर टसलबाजी चल पड़ी है और बयानिए भी दो मुख्तलिफ हैं, ये बताइए कि क्या नून लीग के अंदर से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ माइनस होंगे या मरीम नवाज़ी और नवाज शरीफ माइनस होंगे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं सेठ साहब? माइनस कौन होगा सिटी साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कोई भी माइनस नहीं होगा। आज मरियम औरंगज़ेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका भी यही पैगाम है और मैं समझता हूँ किसी सूरत में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ेंगे। इसका ये मतलब है कि ये इकट्ठे ही रहेंगे। और ये जो अभी हाल ही में जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दो इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने कोई बात की है, उसके बाद फिर शायद खाकान साहब की तरफ से कुछ उसकी तरदीद आ गई है या कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, फिर मियाँ साहब ने भी कुछ ट्वीट्स कर दिए हैं। ये मेरा ख्याल है ये अब ख़त्म हो जाएगी बात और शहबाज शरीफ साहब को यही हिदायत है कि आप जाएँ और अपना अपोजिशन का रोल अदा करें और गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें, बाकी देखा जाएगा। ज़रा एक और सवाल लेते हैं आवाम का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन तिरमजी है लाहौर से। मुझे ये बताइए कि जो तालिबान का एकदम दोबारा मंजरनामे पर भरना है, ये पिछले अदवार की तरह उसी तरह के तमाम मसाइल और वसाइल जो हैं बरूकार लाए जा रहे हैं, उसी तरह अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करना चाह रहे हैं जिसके समरात पूरे ममालिक में पाकिस्तान पे भी उभरेंगे, तो क्या इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं आप? यानी मसला बिगड़ा रहेगा? या मसला बिगड़ा ही रहेगा कुछ हद तक शायद इम्प्रूवमेंट हो। बिगड़ा इस तरीके से रहेगा अगर ये पावर में आ जाते हैं तो वो जो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं वो तो रहेंगी, उसका ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ हो या लिबरलिज़म के साथ हो या बाहर के ममालिक के साथ हो, कल्चर के साथ हो, वो तो रहेगा, वो नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर इनकी यही कोशिश होगी कि कोई रियासत बनाई जाए जो कि वर्कबल रियासत हो। मगर क्या वो कामयाब होंगे कि नहीं, मैं नहीं समझता कि वो कामयाब होंगे, बिकॉज़ एक तालिबान की हुकूमत फुल फ्लेज 100% तालिबान की हुकूमत मार कुटाई के बगैर, फुल पावर सीजर के बगैर वो सस्टेन नहीं हो पाएगी और वो करने नहीं देंगे, ना अमेरिका करने देगा ना नेबरिंग कंट्रीज़ उनको करने देंगी। और अगर ऐसी उनकी कोशिश रही कि पावर शेयरिंग नहीं करनी तो बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि वो वापस पावर में आ सकते हैं। अच्छा, यानी कि खींचातानी जारी रहेगी। अच्छा, समय ईमेल के ज़रिए भी आया है, मोहम्मद अयूब साहब हैं साहिवाल से, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप जब रही तो मुल्की हालात बहुत अच्छे रहे, अवाम की हालत ज़ार बहुत अच्छी रही और अब उनके बकौल सिचुएशन कमोबेश वही है, एक पेज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो अब इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों है? जी, सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 3 ऐसे दौर हैं जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। कुछ हद तक। अच्छा। तीनों दौर जो थे वो मिलिट्री रूल के थे। सबसे पहले अयूब खान साहब का था। अयूब खान साहब अमेरिका के पिट्ठू थे। अयूब खान साहब को ने अमेरिका के सारे जो डिफेंस पैक्ट्स थे, सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट, ये सारे के सारे बरकरार रखे। कम्युनिज्म के खिलाफ बेस भी दे दिया उनको पेशावर में, आपको याद होगा, जहाँ से U-2 जहाज़ उड़ा था और फिर रूस की लीडरशिप ने कहा था कि हम पेशावर को बम मार के फारग कर देंगे अगर ऐसे ही इन्होंने हमारे खिलाफ ये एलाइज बने अमेरिका के। अच्छा। तो उस वक्त अमेरिका ने इतने पैसे दिए थे पाकिस्तान की हुकूमत को कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर इतना पैसा आ जाए तो फिर वो जाहिर है कुछ पैसा तो लगता है ना। हाँ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी थी। उसके बाद अगला दौर आया ज़ियाउल हक साहब का, उसमें भी अमेरिका ने फिर अरबों क्या 20-30 बिलियन डॉलर्स ज़िया रजीम को दिए टू फाइट द वॉर इन अफगानिस्तान, जिसमें से कुछ पैसे लग गए जिहाद के ऊपर और बाकी कुछ जेबों में चले गए और कुछ जाहिर है इकॉनमी के ऊपर लग गए। तो वो भी अच्छे हालात रहे, 4-5% की ग्रोथ रही। अयूब खान साहब के ज़माने में 6%, 6.5% तक पहुंच गई। जी। मुशर्रफ साहब का ज़माना आया, जब ये आए तो उस वक्त तो हालत ख़राब थी, मगर फिर जब 2001 में जब ये तालिबान का मसला शुरू हुआ तो वॉर ऑन टेरर और ये सब कुछ शुरू हुआ। अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने मुशर्रफ साहब के ज़माने में $20 अरब पाकिस्तान को दिए फ्री, कोई लोन शोन नहीं था, सारे IMF भी आ गए, सब कुछ जो दे सकते थे दिया आपको। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आपने डबल गेम खेली। तो अगर अमेरिका से इतना पैसा आ रहा था तो कहीं ना कहीं तो लग रहा था ना, तो इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत खुशहाली थी। अच्छा। अब सिचुएशन ये है कि वो तो अब दिन आने को रहे, वो तो अब आ नहीं सकते। अभी सिचुएशन वैसी पैदा नहीं हो सकती। अभी वो नहीं हो रही, बिकॉज अभी और यहाँ प्रॉब्लम्स बने हुए हैं ना कि हम अमेरिका की वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है जो वो कह रहा है। आज हम उनकी बात मान लें और तालिबान को छोड़ दें और अमेरिका को कहें पै जाओ
और हम तुम्हारे साथ हैं और बढ़ा के रख दें सबको, ठीक है, और अमेरिका को बैठा दें वहाँ, तो वो आपको बेहद इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे। मगर वो तो अब सूरत हाल है नहीं। तो अब तो फैटाफ भी उन्होंने तलवार रखी हुई है, IMF भी तलवार रखी हुई है, अभी वो फ़ोन भी नहीं आपको कर रहे। हाँ। आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी वो हालात नहीं हैं। अच्छा। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका का पैसा आ रहा है या यूरोप का पैसा आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके कुछ रिमिटेंसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, और आपके IMF और वर्ल्ड बैंक कोविड के लिए कुछ सपोर्ट आपको दे रहे हैं, मगर ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। अगर आपका वेस्ट के साथ तल्लुक़ ख़राब होगा तो आप समझें कि वहाँ से असिस्टेंस कम हो जाएगी। जब वो कम होगी, आपने जो पैसे कर्जे देने हैं वो देने पड़ जाएंगे। अभी आपने देखा रुपया 175 की तरफ 165 की तरफ पहुंच गया, और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी हालात रहे तो और भी ये डॉलर बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू गिरेगी। तो हमारे हालात अच्छे नहीं हैं और कोई इम्कान नहीं है कि बेहतर हो उस लेवल तक जहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो या बेरोज़गारी ख़त्म हो। ये बिल्कुल होने को नहीं है। नाज़रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप अपना वीडियो पैगाम सवाल भेज सकते हैं। कॉल के बजाय आप वीडियो मैसेज मुख्तसर रखिए। हमें आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।